बात चाहे स्मार्टफोन को चार्ज करने की हो, या फिर लोहे पर जंग लगने की, या हमारे दिमाग की नसों में जो सिग्नल दौड़ते हैं उनकी हो। इन सब के पीछे असल में एक ही बुनियादी लड़ाई चल रही है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक खींचतान। बिल्कुल सही पकड़ा। हर केमिकल रिएक्शन में यही तो होता है। कुछ एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, कुछ उन्हें पकड़ना चाहते हैं। और आज हम इसी खींचतान के विज्ञान यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में उतरेंगे। हाँ, ये कहानी है बिजली और केमिकल्स के बीच के एक लेन देन की, और हम देखेंगे कि इस लेन देन को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का हमारा मिशन भी इसी समझना है, कैसे हम इस केमिकल खींचतान से बिजली बना सकते हैं, जैसा कि एक बैटरी में होता है। हाँ। और इससे भी दिलचस्प बात, कैसे हम बाहर से बिजली देकर इस खींचतान का नतीजा ही पलट सकते हैं, और वो काम करवा सकते हैं जो कोई केमिकल अपने आप कभी नहीं करना चाहता। हाँ। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें दो तरह के रिएक्शंस को पहचानना होगा। एक होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अच्छा। ये वो हैं जो खुद ब खुद होना चाहते हैं, जैसे पहाड़ से पत्थर का नीचे लुढ़कना। उसे किसी धक्के की जरूरत नहीं, ये होते हैं और एनर्जी छोड़ते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये उस पत्थर को वापस पहाड़ पर चढ़ाने जैसा है। एकदम। ये अपने आप तो नहीं होगा, इसके लिए बाहर से ताकत लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा खेल इसी पर टिका है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एनर्जी निकालना और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में एनर्जी डालना। सही। तो चलिए पहले उस रिएक्शन की बात करते हैं जो हमें मुफ्त में एनर्जी दे रहा है। मेरा मतलब है एक बैटरी। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें बिजली मिलने लगती है? ये केमिकल से बिजली बनाने का जादू क्या है? इस जादू का नाम है गैल्वेनिक सेल, जिसे हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसे सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण डैनियल सेल है शायद। बिल्कुल। इसमें दो अलग अलग कंटेनर होते हैं जिन्हें हम हाफ सेल्स कहते हैं। अशक, तो एक में जिंक की रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबी होती है, और दूसरे में कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। हाँ। और दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड होता है, एनोड और कैथोड। यहीं पर असली एक्शन होता है ना? एकदम। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पर होता है रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन और लेगा कौन? इसका फैसला शायद इस बात से होता है कि कौन सा मेटल ज्यादा दानी है। बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास मेटल एक्टिविटी सीरीज है। ये असल में धातुओं की उदारता की एक रैंकिंग ही है। अच्छा। इस रैंकिंग में जिंक कॉपर से बहुत ऊपर है। इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अमीर है, और आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। हाँ, तो जिंक बन जाता है हमारा एनोड और यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। और कॉपर जो कम रिएक्टिव है वो गरीब है और उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए तैयार बैठा है। हाँ, तो कॉपर बन गया कैथोड जहाँ रिडक्शन होता है। सही। तो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलकर कॉपर की तरफ भागते हैं। हाँ, वो एक तार के जरिए एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। क्या? अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलते रहें तो कुछ ही देर में जिंक वाले सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, Zn2+ आयंस, और कॉपर वाले सॉल्यूशन में वहां नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां कॉपर आयंस Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर जम रहे हैं। एक मिनट, अगर ऐसा हुआ तो ये चार्ज का असंतुलन ये तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही रोक देगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने नहीं देगा और नेगेटिव चार्ज उन्हें आने नहीं देगा। तो फिर करंट लगातार कैसे बहता है? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर इस सेल का असली हीरो आता है, सॉल्ट ब्रिज। ये एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें एक न्यूट्रल सॉल्ट जैसे पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है, और ये दोनों सॉल्यूशंस को जोड़ता है। हाँ, और जैसे ही किसी भी साइड चार्ज का असंतुलन होता है, ये अपने आयंस भेजकर उसे न्यूट्रल कर देता है। तो ये सर्किट को पूरा करता है और करंट को लगातार बहने देता है। तो ये एक तरह से एक ट्रैफिक कंट्रोलर है जो दोनों तरफ के जाम को क्लियर करता रहता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक शब्द आता है सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। ये क्या चीज है? इसे ऐसे सोचिए कि हर हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने या धकेलने की एक ताकत होती है। हम इन दोनों ताकतों को एक ही पैमाने पर नापते हैं। खींचने की ताकत, जिसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा। तो एक सेल की कुल ताकत यानी ई सेल
निकालने के लिए हम कैथोड की खींचने की ताकत में से एनोड की खींचने की ताकत को घटा देते हैं। अच्छा, तो ई सेल इक्वल्स ई कैथोड ई एनोड, और अगर एनोड असल में इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रहा है तो उसकी खींचने की ताकत नेगेटिव होगी। हाँ, और गणित अपने आप सब सही कर देगा। कमाल है। बिल्कुल, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। जिसका मतलब है कि सेल काम करेगा और हमें बिजली देगा। एकदम। ठीक है, तो ये तो हुई बात उन रिएक्शंस की जिन्हें हम अपना काम करने देते हैं और उनसे बिजली बना लेते हैं। लेकिन विज्ञान का असली जादू को तब होता है जब हम उसे वो करने पे मजबूर करते हैं जो वो करना ही नहीं चाहता। क्या हम बिजली का इस्तेमाल करके किसी केमिकल को उल्टा दौड़ा सकते हैं? यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा और शायद ज्यादा शक्तिशाली पहलू है। यहाँ एंट्री होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। अच्छा, ये गैल्वेनिक सेल का ठीक उल्टा काम करता है। ये बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को होने पर मजबूर कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर शब्द को ही तोड़ें, इलेक्ट्रो मतलब बिजली और लिसिस मतलब तोड़ना। जैसे मुझे हमेशा ये अजीब लगता था कि हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कैसे बना सकते हैं। पानी तो बहुत स्टेबल होता है, वो अपने आप क्यों टूटेगा? वो नहीं टूटेगा। पानी का टूटना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वैज्ञानिकों के पास इसे नापने का एक तरीका है जिसे वो गिब्स फ्री एनर्जी या डेल्टा जी कहते हैं। डेल्टा जी। अगर कोई रिएक्शन अपने आप होना चाहता है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, लेकिन पानी के टूटने के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है। मतलब उसे बाहर से एनर्जी का धक्का चाहिए, और वो धक्का हम बिजली से देते हैं। और क्योंकि डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल का एक रिश्ता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। सही। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का ई सेल हमेशा नेगेटिव होता है। और माइकल फैराडे ने इसी प्रक्रिया को समझने के लिए दो बहुत जरूरी नियम दिए थे। हाँ, फैराडे के नियम। उनका पहला नियम बस इतना कहता है कि आप जितनी ज्यादा बिजली पास करेंगे उतना ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रोड पर उतना ही ज्यादा पदार्थ जमा होगा या निकलेगा। बिल्कुल। और दूसरा नियम हमें अलग अलग पदार्थों की तुलना करने में मदद करता है। वो कहता है कि अगर आप बराबर मात्रा में बिजली अलग अलग सॉल्यूशन से पास करें तो जो पदार्थ जमा होगा उसकी मात्रा उनके इक्विवेलेंट वेट पर निर्भर करेगी। अच्छा, ये हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ बिजली का कितना असरदार इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। ये सब बहुत दिलचस्प है, पर मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है। पूछिए। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तार में बहते हैं, पर सेल के अंदर जो लिक्विड है मतलब सॉल्यूशन, उसमें चार्ज कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है? वहां तो कोई तार नहीं है। ये एक शानदार सवाल है और यही हमें कंडक्टेंस को समझना होगा। कंडक्टेंस, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक भीड़ से भरा हॉलवे है। ठीक है। आप कितनी मुश्किल से उससे निकल पाते हैं वो है रेजिस्टेंस, और आप कितनी आसानी से निकल पाते हैं वो है कंडक्टेंस। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस किस पर निर्भर करता है? यहीं पर असली खेल है। तार में चार्ज लेकर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में चार्ज ले जाने का काम करते हैं आयन्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स। अच्छा। अगर आप शुद्ध पानी में बल्ब लगाएं तो वो नहीं जलेगा क्योंकि उसमें आयन्स नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसमें नमक मतलब NaCl घोलते हैं, बल्ब तेजी से जलने लगता है। क्यों? क्योंकि नमक पानी में जाके Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है और ये आयन उस हॉलवे में चार्ज को लेके दौड़ने लगते हैं। बिल्कुल, ये आयन ही चार्ज कैरियर हैं। अब यहीं पर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। कंडक्टिविटी उस हॉलवे की अपनी काबिलियत है कि वो लोगों को कितनी आसानी से गुजरने देता है, चाहे उसमें भीड़ कम हो या ज्यादा। तो इसका मतलब अलग-अलग सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी अलग-अलग होगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक पानी में जाते ही पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। वो एक बहुत चौड़ा और खुला हॉलवे बना देते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सिरका, एसिटिक एसिड, हाँ, वो पानी में सिर्फ थोड़े से ही टूटते हैं। वो एक संकरा और भीड़ वाला हॉलवे बनाते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है। एक और बात, मैंने सुना है कि अगर हम सॉल्यूशन में और पानी मिलाएं मतलब उसे डाइल्यूट करें तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? मोलर कंडक्टिविटी असल में
कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन के हिसाब से एडजस्ट करने का एक तरीका है, ताकि हम अलग अलग सॉल्यूशंस की सही तुलना कर सकें। अच्छा। जब आप पानी मिलाते हैं तो उन आयनों को घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। हॉलवे उतना ही चौड़ा रहता है पर भीड़ कम हो जाती है, जिससे हर आयन ज्यादा तेजी से और आजादी से घूम पाता है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमारी रोजमर्रा की दुनिया से जोड़ते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, बैटरीज। बैटरीज दो तरह की होती हैं। पहली है प्राइमरी बैटरीज, जिन्हें आप रिचार्ज नहीं कर सकते। यूज एंड थ्रो वाली। हाँ, जैसे हमारी टीवी रिमोट और खिलौनों में लगने वाला ड्राई सेल, वो बाहर से इतना सिंपल दिखता है पर अंदर एक छोटा सा गैल्वेनिक सेल चल रहा होता है। बिल्कुल। उसका जो जिंक का बाहरी कंटेनर होता है वो खुद एनोड का काम करता है और धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और दूसरा उदाहरण है मर्क्यूरी सेल, जी, जो घड़ियों और हियरिंग एड्स में इस्तेमाल होता है। ये बहुत छोटा होता है और जब तक चलता है एक जैसी स्थिर वोल्टेज देता है, जो इन डिवाइसेस के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आती हैं सेकेंडरी बैटरीज, जिन्हें हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी कार और इन्वर्टर में लगने वाली लेड स्टोरेज बैटरी। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी खासियत ये है कि इसमें दोनों दुनिया बसती हैं। मतलब? जब आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो ये एक गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और लेड की प्लेट्स रिएक्शन करके बिजली बनाती हैं। और जब कार चलने लगती है तो इंजन का अल्टरनेटर इस रिएक्शन को जबरदस्ती उल्टा चलाता है। हाँ, और बैटरी फिर से चार्ज होने लगती है। तो चार्जिंग के समय ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है। बिल्कुल। ये एक पूरी तरह से रिवर्सिबल केमिकल दुनिया है जो हमारी कार की सीट के नीचे हर रोज चलती है। बैटरी के अलावा फ्यूल सेल्स भी तो होते हैं, ये क्या भला है? फ्यूल सेल्स असल में बहुत ही ज्यादा कुशल, मतलब एफिशिएंट गैल्वेनिक सेल्स होते हैं। ये किसी फ्यूल जैसे हाइड्रोजन या मीथेन के कंबशन से निकलने एनर्जी एनर्जी को सीधे बिजली में बदल देते हैं। कोई टरबाइन या जनरेटर नहीं घूमता? नहीं, ये सीधा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। मैंने पढ़ा है कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, और ये एक शानदार फैसला था। क्यों? जरा सोचिए, एक पारंपरिक बैटरी का वजन बहुत ज्यादा होता और हर एक किलो को स्पेस में भेजने में हजारों डॉलर लगते हैं। फ्यूल सेल ने न सिर्फ वजन बचाया बल्कि उसने एक और बड़ी समस्या हल कर दी, पीने का पानी। पीने का पानी कैसे? इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट सिर्फ शुद्ध पानी होता है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों ने पीने के लिए इस्तेमाल किया। ये तो एक पत्थर से दो शिकार करने जैसा था। बिल्कुल, बिजली भी मिली और पानी भी। कमाल की एफिशिएंसी है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा भी रूप है जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। जंग लगना या करोजन। हाँ, जंग लगना असल में एक अनचाहा, धीमा और प्राकृतिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हमारे आसपास हर समय काम कर रहा होता है। इसमें लोहे की सतह पर एक जगह वो एनोड बन जाती है। हाँ, जहाँ थोड़ी भी खरोंच या अशुद्धि हो वहाँ आयरन ऑक्सीडाइज होकर अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स लोहे के अंदर से ही चलकर किसी दूसरी जगह पहुंचते हैं जो कैथोड बन जाती है। और वहाँ हवा की ऑक्सीजन और नमी की मौजूदगी में रिडक्शन होता है। तो ये तो एक छोटा सा चलता फिरता डैनियल सेल बन गया जो हमारे लोहे को ही खा रहा है। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन्स की वही खींचतान है जो यहाँ हमारे खिलाफ काम कर रही है। इसे रोकने का सबसे आसान तरीका तो पेंट करना है, ताकि लोहा हवा और नमी के संपर्क में ही ना आए। लेकिन एक और बहुत स्मार्ट तरीका है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें हम लोहे के ऊपर जिंक जैसी ज्यादा रिएक्टिव धातु की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सही। अब क्योंकि जिंक लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा दानी है, तो जब भी जंग लगने की नौबत आती है तो जिंक लोहे के लिए अपनी जान दे देता है। हाँ, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और लोहे को बचा लेता है। ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स का ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल, जिंक इतना भी महंगा नहीं है कि उसे लोहे जैसी कीमती चीज को बचाने के लिए कुर्बान न किया जा सके। वैसे ये भी मजेदार बात है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हरा रंग भी एक तरह का कोरोजन ही है। हाँ, लेकिन ये अच्छा वाला करोजन है। कॉपर पर बनी वो हरे रंग की परत, जिसे पटीना कहते हैं, असल में नीचे के कॉपर को और खराब होने से बचाती है। तो कभी कभी कोरोजन एक सुरक्षा कवच भी बन जाता है। हाँ, बन जाता है। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन्स की इस खींचतान की पूरी कहानी देखी। हमने समझा कि गैल्वेनिक सेल कैसे इस खींचतान से हमारे लिए बिजली पैदा करते हैं।
और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बिजली का इस्तेमाल करके इस खींचतान का नतीजा ही बदल देते हैं। और हमने बैटरी से लेके फ्यूल सेल्स और जंग लगने तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके अनगिनत उदाहरण देखें। ये सब दिखाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव में कितनी गहराई तक समाई हुई है। आज की इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने फ्यूल सेल्स की बात की, जो हाइड्रोजन जैसे साफ ईंधन का इस्तेमाल करके सिर्फ पानी बनाते हैं, कोई प्रदूषण नहीं। तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसकी ऊर्जा की जरूरतें मुख्य रूप से हाइड्रोजन इकोनॉमी से पूरी हों। वहां तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी बड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल चुनौतियों को हल करना होगा?